मेरे प्यारे दोस्तों, विभो 24 स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत माता की जय। आप सभी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विभो 24 स्टडी चैनल के द्वारा लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए ताबड़तोड़ प्रश्नों की प्रैक्टिस क्लास दी जा रही है, जो आपके परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। प्रश्नों की व्याख्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिससे आप सभी को याद करने में सरलता होगी। ताबड़तोड़ प्रश्नों की श्रृंखला का हमारा पहला प्रश्न है, बोधगम्य का विलोम इनमें से नहीं है। पहला ऑप्शन बोध, दूसरा ऑप्शन दुरूह, तीसरा ऑप्शन अबोधगम्य, चौथा ऑप्शन गूढ़। तो इसका सही जवाब होगा हमारा बोध्य। बोध्य नहीं होगा, जबकि अबोधगम्य, गूढ़, दुरूह ये सभी शब्द बोध्य के विलोम शब्द हैं। कुछ हम विलोम शब्द देख लेते हैं जो हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। जैसे अतिथि का विलोम अतिथेय, अदोष का विलोम सदोष, अग्रज का विलोम अनुज, अनाथ का विलोम सनाथ, अल्पायु का विलोम दीर्घायु, अनुरक्ति का विलोम विरक्ति, अराग का विलोम सुराग, अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ, अस्वस्थ का विलोम स्वस्थ, अगला का विलोम पिछला, अंत का विलोम आदि, अनुलोम का विलोम प्रतिलोम, अवनि का विलोम अंबर, अर्थ का विलोम अनर्थ, अनाहूत का विलोम आहूत, अतुकांत का विलोम तुकांत, अत्यधिक का विलोम अत्यल्प, अधः का विलोम उपरि, अधिकतम का विलोम न्यूनतम, अधुनातन का विलोम पुरातन, अनुग्रह का विलोम विग्रह, अर्पित का विलोम गृहीत, अर्जन का विलोम वर्जन, अपेक्षा का विलोम उपेक्षा, अधम का विलोम उत्तम, अंगीकार का विलोम अस्वीकार, अज्ञ का विलोम विज्ञ, अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि, अमावस्या का विलोम पूर्णिमा, अघ का विलोम अनघ, अकाल का विलोम सुकाल, अर्थी का विलोम प्रत्यर्थी, अनैक्य का विलोम ऐक्य, अंत का विलोम अनंत, अचर का विलोम चर, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन, आहार का विलोम निराहार, आवश्यक का विलोम अनावश्यक, आर्द्र का विलोम शुष्क, आमिष का विलोम निरामिष, आग्रह का विलोम दुराग्रह, आसक्त का विलोम अनासक्त, आधुनिक का विलोम प्राचीन, आदि का विलोम अनादि, आगत का विलोम अनागत, आश्रित का विलोम निराश्रित, आरोह का विलोम अवरोह, आवृत्त का विलोम अनावृत्त, आस्था का विलोम अनास्था, आरंभ का विलोम अंत, आकुंचन का विलोम प्रसारण। हमारा अगला प्रश्न है, निमिष शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए छिद्र, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी क्षण। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी क्षण। इसके अन्य पर्यायवाची हैं पल, निमीलन, मृत्यु। कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द हम देख लेते हैं जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जैसे असुर का पर्यायवाची दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, तमीचर, निशाचर, निश्चर, सुरारी, रजनीचर, यातुधान, इंद्रारी। अनि का विलोम कटक, दल, सेना, फौज, चमू, अनिकिनी। आ का पर्यायवाची नयन, दृग, लोचन,
चक्षु नेत्र अच्छी। आगम आगन का विलोम आगना अजिरा प्रांगण। आकाश का विलोम गगन नभ आकाश का पर्यायवाची गगन का आकाश का पर्यायवाची गगन नभ अंबर व्योम अंतरिक्ष अनंत आसमान शून्य पुष्कर अभ्र द्यों तारापथ हैं। आनंद का पर्यायवाची सुख हर्ष प्रसन्नता प्रमोद उल्लास आह्लाद है। आम का पर्यायवाची आम्र रसाल पिकबंधु सहकार अतिसौरभ अमृत फल। आश्रम का पर्यायवाची मठ विहार कुटी अखाड़ा संघ। इच्छा का पर्यायवाची आकांक्षा वाच्छा अभिलाषा मनोरथ स्पृहा चाह कामना इहा वासना। इंद्र का पर्यायवाची सुरपति देवराज महेंद्र मधवा सचिपति पुरंदर सुरेश देवेंद्र मेघवाहन पुरुहूत याशव। इंद्राणी का पर्यायवाची इंद्रबंधु इंद्रवधु इंद्राणी मधवानी सची शतावरी पोलोमी। ईश्वर का पर्यायवाची परमात्मा परमेश्वर भगवान ब्रह्मा जगदीश अगोचर अनंत जगन्नाथ परमेश्वर जगतबंधु। ये सभी पर्यायवाची शब्द थे जिसका हम सभी ने आराम से पाठ किया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? पहला ऑप्शन क ख, दूसरा ऑप्शन यह, तीसरा ऑप्शन च ज, चौथा ऑप्शन ड ठ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए क ख। हम कुछ और सूत्र के द्वारा देख लेते हैं किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है। जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ अ आ जिनके 18 प्रकार हैं, और क वर्ग जिसमें क ख ग घ अंग ह और विसर्ग ये सभी कंठ ध्वनियाँ हैं। इचु यशा नाम तालु ई जिसके ई और बड़ी ई जिसके 18 प्रकार हैं। च वर्ग जिसके अंतर च छ ज झ इया य और स ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। ऋतु रसानाम मूर्धा री बड़ी री जिसके 18 प्रकार हैं। और ट वर्ग के अंदर ट ठ ड ढ ड़ और र और स ये सब मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। लितु लसानाम दंता ली के 12 प्रकार हैं। और त वर्ग के अंतर्गत त थ द ध न और ल और स दंती स ये सब दंत से संबंधित है। उपपद्मानिया नाम ओष्ठो उ जिसके उ बड़ा उ जिसके 18 प्रकार हैं। और प वर्ग जिसके अंतर प फ ब भ म आते हैं। उपध्मानीय ये सभी ओष्ठ से संबंधित है। यमगणना नाम नासिका च य म अंग ड़ न ये सब अनुनासिक वर्ण हैं। नासिका से भी इन्हें बोला जाता है। ए दय तो कंठ तालु ए कंठ तालव्य वर्ण है। ओदय तो कंठोष्ठम ओ औ कंठोष्ठ वर्ण है। वकारस्य दंतोष्ठ व वर्ण
दंतोष्ठ वर्ण कहा जाता है? जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूल्यम, जिह्वा मूल्य वर्ण है क ख। जिह्वा मूल्य क ख। नासिकानुस्वारस्य, अनुस्वार नासिका वर्ण से संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की शुद्ध वर्तनी है? पहला अन्वेषण, दूसरा अन्वेषण, तीसरा अन्वेषण, चौथा ऑप्शन अन्वेषण। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अन्वेषण। कुछ शुद्ध वर्तनी के वर्ण हम देख लेते हैं, जैसे आकाश का शुद्ध वर्तनी होगा आकाश, आकाश का आकाश, आगामी का आगामी, अजमाइश का आजमाइश, अंत्याक्षरी अंत्याक्षरी, आर्यावर्त आर्यावर्त, अल्पिन आल्पिन, आवाज का आवाज, आविष्कार का आविष्कार, आशीर्वाद का आशीर्वाद, आहार का आहार, अनाधिकार का अनधिकार, आजकल का आजकल, अधीन का अधीन, ढाकना का ढकना, चहारदीवारी का चहारदीवारी, तत्कालीन का तात्कालिक, नदान का नादान, निरान्न का निरन्न, नाराज का नाराज, प्रामाणिक का प्रामाणिक, बादाम का बादाम, ब्राह्मण का ब्राह्मण, भागीरथी का भागीरथी का भागीरथी, व्यावसायिक का व्यावसायिक, साप्ताहिक का साप्ताहिक, सांसारिक का सांसारिक, दुरावस्था का दुर्वस्था, बारात का बारात, हस्तक्षेप का हस्तक्षेप, हथनी का हथनी, हाथनी का हथनी। अगला प्रश्न है हमारा, सदैव में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, तीसरा ऑप्शन विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि है। स्वर संधि स्वर के बाद स्वर अथवा दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि निम्नलिखित 5 प्रकार की है, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। नोट, आ ई उ को दीर्घ, अ ए ओ को गुण, ए औ को वृद्धि, य र ल व को यण एवं अय आय अव आव को अयादि कहते हैं। पहला संधि है दीर्घ संधि। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ बड़ी ई उ हो जाता है, जैसे धर्म धन अर्थ धर्मार्थ, देवधन आलय देवालय, परीक्षा धन अर्थी परीक्षार्थी, महाधन आत्मा महात्मा, अतिधन इव अतीव, गिरिधन ईश गिरीश, महीधन इंद्र महींद्र।
रजनीधन ईश रजनीश, भानुधन उदय भानुदय, लघुधन उर्मी लघुर्मी, वधुधन उत्सव वधुत्सव, सरयुधन उर्मी सरयुर्मी। दूसरा संधि है गुण संधि। यदि अ और आ के बाद ई या उ या बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। जैसे नरधन इंद्र नरेंद्र, नरधन ईश नरेश, रमाधन इंद्र रमेंद्र, महाधन ईश महेश, वीरधन उचित वीरोचित, सूर्यधन ऊर्जा सूर्योर्जा, महाधन उदय महोदय, दयाधन उर्मी दयोर्मी, देवधन ऋषि देवर्षि। तीसरी संधि है दीर्घ संधि। जब अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से ऐ हो जाता है और अ और आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के मेल से अ हो जाता है। जैसे एक धन एक बराबर एक एक, मत धन एक के बराबर मतैक्य, सदा धन एव बराबर सदैव, महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य, वन धन औषधि बराबर वनौषधि, परम धन औदार्य बराबर परमौदार्य, महाधन ओजस्वी बराबर महोजस्वी, महाधन औषधि बराबर महौषध। अगला प्रश्न अगली संधि है हमारा यण संधि। यदि ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और बड़ी ई का य, ऊ और बड़ा ऊ का व, री का र हो जाता है। जैसे अति धन अधिक अत्यधिक, इति धन आदि इत्यादि, उपरि धन उक्त उपर्युक्त, निधन ऊन न्यून, प्रतिधन एक प्रत्येक, देवी धन आगमन देव्यागमन, सखी धन ऐश्वर्य सख्यैश्वर्य, सुधन अच्छ स्वच्छ, सुधन आगम स्वागत, सुधन आगत स्वागत, अनुधन इति अन्वित, प्रबुधन ऐषणा प्रभेषणा, गुरुधन ओदन गुरुओदन, वधुधन आगमन वध्वागमन, पितृधन अनुमत पितृनुमत, मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा, मातृधन इच्छा मातृइच्छा। अयादि संधि। यदि ए ऐ ओ और स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। जैसे ने धन अन नयन, नय धन अक नायक, नय धन इका नायिका, पो धन अन पवन, पो धन इत्र पवित्र, गोधन ईश गवीश, पौ धन अन पावन, नौ धन इक नाविक, भौ धन उक भावुक। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण नियम दिए गए हैं। इस संधि का प्रयोग संस्कृत में होता है। इस शब्दों का हिंदी में अधियुक्त नहीं माना जाता है। यह शब्द केवल व्यवहृत माने जाते हैं। हिंदी में इन शब्दों को गिनती रूढ़ शब्दों में होती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग में कौन सा है? उपसर्ग कौन सा है? प्र है, त है, प्रख है, आत है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्र है। हमारा अगला प्रश्न है, लूना श्री किस्म है? मक्का की, गेहूं की, चना की, धान की।
तो इसका सही जवाब होगा हमारा धान की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। धान एक खरीफ की फसल है जिसकी बुआई जून जुलाई में होती है, कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। इसकी अन्य फसलें हैं मक्का, गन्ना, कपास, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, ढैंचा, अरहर, सोयाबीन। कुछ प्रमुख किस्मों के बारे में हम जान लेते हैं जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे धान की उन्नत किस्म है IR 36, IR 20, पूषा, बासमती, कस्तूरी, विकास, PR 591 से 18। गेहूं की उन्नत किस्म है HD 2627, 2687, HD 2285, C 306, PVW 156, HW 157। मक्का की नई किस्म है गंगा 5, हिम 128, शक्ति, नवजोत, विक्रम। दालों में प्रमुख किस्म है जैसे चना के 850, पूषा 240, पंत 114। अरहर की नई किस्म है पूषा अगेती, UPAS 120, पूषा 84, मनक T21। उड़द का नई किस्म है T9, पंत 430, PS1, CO5। मूंग की नई प्रजाति है PL16, S8, T44, K851, आशा। तिलहन की फसल है जैसे मूंगफली की नई प्रजाति है MH2, ICG S1, M37, GG11, TMV 12। सरसों की नई किस्म है पूषा, बोल्ट, क्रांति, पूषा अग्रणी, RLM 514, RH 30। सोयाबीन की नई प्रजाति है PK 262, PK 327, पूषा 24, दुर्गा, गौरव। सूरजमुखी की नई किस्म है BSH1, MSF H8, मार्डेन, अरुण, पारस। हमारा अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम सभा की एक कड़ी। दूसरा ऑप्शन ग्राम विकास में सहभागिता। तीसरा ऑप्शन एक ग्रामीण संस्था। चौथा ऑप्शन स्वायत्त शासन की एक इकाई। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्वायत्त शासन की एक इकाई है। इसके अंतर्गत ग्राम शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। भारत सरकार द्वारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ग्राम पंचायत भाग 9 में अनुसूची 11 को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह वर्ष 1993 से प्रारंभ में आता है। तो इससे संबंधित प्रमुख अनुसूचियों को
हम देख लेते हैं। जैसे पहली अनुसूची में संघ एवं राज्यों का उल्लेख है, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के वेतन का प्रावधान है, तीसरी अनुसूची में व्यावसायिक के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश के लिए शपथ लिए जाने वाली प्रतिज्ञा का प्रारूप है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में स्थान के आवंटन का उल्लेख है, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित है, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है, सातवीं अनुसूची में संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची का वर्णन है, आठवीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है, नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी अधिनियम है, 10वीं अनुसूची में दल बदल निरोधक उपबंध है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंध है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, पूसा बेकर एक नई प्रजाति है, किसकी है? मूंग की है, गेहूं की है, मसूर की है, मक्का की है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा गेहूं की है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। यह एक रबी की फसल है जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है, कटाई अप्रैल मई में होती है। इसकी अन्य फसल है गेहूं, चना, जौ, मसूर, सरसों, आलू, मटर, अलसी और खरीफ की फसल जिसकी बुआई जून जुलाई में होती है, कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। अन्य फसल है इसकी ज्वार, बाजरा, चना, ढैंचा, चावल, गन्ना, मक्का तथा अरहर। जायद की फसल है। रबी और खरीफ के बीच की फसल को जायद की फसल कहते हैं, जिसकी बुआई मार्च में, कटाई जून में होती है। मुख्य फसल जायद की है खरबूज, तरबूज, भिंडी, करेला इत्यादि। हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है? पहला ऑप्शन संघ सूची के, दूसरा ऑप्शन राज्य सूची के, तीसरा ऑप्शन समवर्ती सूची के, चौथा ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए संघ सूची। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को किस संघ के रूप में वर्णित करता है? राज्य संघ के या संघ के या राज्य संघ दोनों के? तो राज्य या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब होगा, राज्य संघ के। हमारा अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की, विटामिन डी की? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी की। विटामिन से संबंधित हम कुछ प्रमुख तथ्य को देख लेते हैं। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। गाजर, दूध, अंडा, फल में यह सर्वाधिक पाया जाता है। विटामिन B1 रासायनिक नाम है थायमीन। बेरी रोग इसकी कमी से होता है। मूंगफली, आलू, सब्जियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन B2 रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से त्वचा फटना, किलोसिस रोग होता है। अंडा, दूध, हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन B3 रासायनिक नाम नियासिन है।
इसकी कमी से मंदबुद्धि, बाल सफ़ेद होना रोग होता है। मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली में सर्वाधिक पाया जाता है। विटामिन B5, इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से त्वचा, दाद, पेलाग्रा रोग होता है। मांस, मूंगफली, आलू में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन रासायनिक नाम है। इसकी कमी से एनीमिया, त्वचा रोग होता है। दूध, मांस, सब्जी आदि में यह सर्वाधिक पाया जाता है। विटामिन HB7, रासायनिक नाम बायोटीन है। इसकी कमी से लकवा, शरीर में दर्द, ईस्ट, यह ईस्ट गेहूं, अंडा में सर्वाधिक पाया जाता है। विटामिन B12, रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। इसकी कमी से रक्तक्षीणता, पांडु रोग होता है। मांस, कलेजी, दूध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन C, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना रोग होता है। यह आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन D, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। सूर्य के प्रकाश, दूध, अंडा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन E, इसका रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। इसकी कमी से नपुंसकता, बंध्यता आती है। इसका स्रोत है यह हरी सब्जी, मक्खन, दूध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन K, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनान है। इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना रोग होता है। टमाटर, हरी सब्जियां, दूध में सबसे ज़्यादा यह पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किस किस के बीच देखे जाते हैं? मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र, शनि और यम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। हम कुछ महत्वपूर्ण सौरमंडल से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे सौरमंडल की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। ग्रह के गति नियम के प्रतिपादक केपलर। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सबसे छोटा ग्रह बुध, मरकरी है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल हैं। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को कहा जाता है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण, नेपच्यून है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि, 82 उपग्रह हैं। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र है। लाल व हरा ग्रह क्रमशः मंगल, वरुण है। पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति तथा पृथ्वी है। लेटा हुआ ग्रह अरुण, यूरेनस इसे कहा जाता है। सर्वाधिक गैसों से घिरा अरुण है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है। भोर या सांझ का तारा शुक्र, वीनस को कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति है। सबसे छोटा उपग्रह हिमोस है। कोबोस एवं डीमोस उपग्रह हैं मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। स्पष्ट वलय रिंग्स युक्त ग्रह शनि 9 है।
शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन है? गैलीलियो। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य का संघटक हाइड्रोजन और हीलियम से होता है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की बाह्यतम परत किरीट कोरोना कहा जाता है। सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल है। सबसे चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार इसे कहा जाता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा, पृथ्वी के पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष होता है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश की पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? क्रमशः 8.3 मिनट, 500 सेकंड या 1.3 सेकंड। भू स्थित उपग्रहों की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित हैं मंगल बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस खोज पियाजी ने किया था। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय 27 दिन 8 घंटे लगभग। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय 365 दिन 8 घंटा लगभग। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। मौन ग्रह है प्लूटो, यम, सेरेस, एरिस। प्लूटो ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया 2006 में। हमारा अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर 1 झेलम नदी पर, ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर डी ताप्ती नदी पर। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए झेलम नदी पर। कुछ और परियोजनाओं के बारे में हम जान लेते हैं, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है, राज्य पंजाब में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज ब्यास नदी पर है, राजस्थान में। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है, उड़ीसा में। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर, आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, तेलंगाना में। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर, पश्चिम बंगाल में। काकरा पार परियोजना ताप्ती नदी पर, गुजरात में। उकाई परियोजना ताप्ती नदी, गुजरात में। रिहंद परियोजना रिहंद नदी, उत्तर प्रदेश। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी, केरल में। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी, उत्तराखंड। कोयना परियोजना कोयना नदी पर, महाराष्ट्र में। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर, कश्मीर में। स्वर्णरेखा परियोजना स्वर्णरेखा नदी पर, झारखंड में। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर, कर्नाटक में। मेंटूर बांध परियोजना कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। तेनूघाट बांध परियोजना दामोदर नदी पर, झारखंड में। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर, झारखंड में। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, गुजरात में। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर, कश्मीर में। अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर, कर्नाटक में। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी, पश्चिम बंगाल में है। हमारा अगला प्रश्न है, बाबरनामा के लेखक कौन हैं? बाबर हैं, अकबर हैं, जहांगीर हैं, शाहजहां हैं। तो इसका सही जवाब होगा हमारा
ऑप्शन नंबर ए बाबर। मध्यकालीन भारत की प्रमुख पुस्तकें हैं जिसे हम देख लेते हैं, जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। किताब उल हिंद अलबरूनी की है। तबकात ए नासरी मिनहाज उल सिराज की है। तारीख़ फिरशाही सिराजुद्दीन बरनी की है। फुतूह ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की है। रेहला इब्न बतूता की है। अकबरनामा आइन ए अकबरी अबुल फजल की है। बाबरनामा तुर्की में तुजुक ए बाबरी बाबर की है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की है। मुतखाब उल तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी की है। तबकात ए अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद की है। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की है। तारीख़ ए फरिश्ता बेदुवेक फरिश्ता की है। तारीख़ ए शेरशाही अब्बास शेरवानी की है। इकबाल नामा मोतमिद खान की है। पादशाह नामा अब्दुल हकीम हमीर लाहौरी की है। कतवा ए आलमगीरी ईश्वर दास की है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है। सुंदर श्रृंगार सुंदर कविराज की है। बिहारी सतसई बिहारी की है। अलंकार मंदिर केशवदास की है। कवित्व रत्नाकर सेनापति की है। कविंद्र कल्पतरु कविंद्र की है। गंगा लहरी संस्कृत पंडित जगन्नाथ की है। मेरे प्यारे दोस्तों, विभव 24 स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो को पूरा देखने के बाद अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो के प्रति आप सभी का कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गोलगप्पों और रसगुल्लों।